नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 22 फरवरी और 22 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के। इलेक्शन कमीशन के बारे में, पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस, संसद के जो एमपी होते हैं उनको क्या विशेष अधिकार मिलते हैं, ये भारत और अफगानिस्तान के संबंध के बारे में, पैंगोलिन, सागर परिक्रमा और निर्यात आधारित विकास पर भारत की पहल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे शिवसेना जो है, हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उन्होंने एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी को धनुष और तीर का जो चिन्ह है वो आवंटित किया है। अभी क्या हुआ कि महाराष्ट्र में आप लोग जानते हैं कि शिवसेना जो है यहाँ पर विभाजन हो गई। उसके कारण एक गुट उद्धव ठाकरे के अधीन आ गया है और दूसरा गुट किसके अधीन आ गया, एकनाथ शिंदे के अधीन, जो कि अभी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी। दोनों गुटों ने यह दावा किया है कि वो मूल पार्टी जो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को एक्चुअली में एस्टैब्लिश किया था उसी से बिलोंग करते हैं। उपरोक्त मुद्दे को देखते हुए चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी को जो है क्या दिया है, वो धनुष और तीर का चिन्ह दिया है और उसे ही मूल रूप से पार्टी का एक एक्चुअल जो है वो मान के चला है। ठीक है। सो अभी हम ये कह सकते हैं कि शिवसेना जो पार्टी है उसकी अभी से मेन कौन है यहाँ पर, एकनाथ शिंदे। तो ये आप याद रखिएगा, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली इंडिया में आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324 में लिखी हुई है और आर्टिकल 324 में इसके बारे में लिखा है कि ये भाई हमेशा बनेगी, स्वतंत्र भी रहेगी, निष्पक्ष रहेगी और ये हमेशा एस्टैब्लिश की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी क्या है, सारे इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। भारत के सारे इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, बस भारत में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के नहीं कराती। देखो सेंटर और स्टेट दोनों के कराती है, पर स्टेट में ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के नहीं कराती। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के लिए चुनाव करवाती है, ये चीज याद रखना। कई बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है वो स्टेट के लिए कराती है, वो बात ठीक है, लेकिन जो एमएलए होते हैं ना उनके लिए इलेक्शन कमीशन नहीं कराती है। पर हाँ, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए कौन कराता है, वो अलग से बनाई गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल नंबर 243 के तहत। ठीक है ना। और यहाँ पर इसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मेन हेड होते हैं, जो कि कौन डिसाइड करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और इनके जितना भी इसके चुनाव आयुक्त और जितने भी क्षेत्रीय आयुक्त हैं, उनकी सेवा की शर्तें, कार्यकाल, ये सब राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाती है। प्रेसिडेंट डिटरमाइंस ऑल दीज थिंग्स। और यहाँ पे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनके पास, सबके पास सेम होती है। 3 पर्सन हो गए ना, तीनों के पास सेम शक्ति होती है। जिनका टेन्योर, टेन्योर का मतलब अवधि कितने सालों के लिए रहती है उनकी, 6 साल या 65, जो भी पहले, अगर 65 आ गया तो 65 उनकी क्या है, वो उनकी रिटायरमेंट एज है 65। बाकी 6 इयर्स क्या है, 6 इयर्स उनका बेसिक एज है। ठीक है, बेसिक एज से मेरा मतलब है कि जो उनकी एक टर्म की एज होती है वो इतनी है, और वैसे 65 इयर्स प्रॉपरली क्या है, उनकी रिटायरमेंट वाली एज है। ठीक है भाई, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसके अंदर ये सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। और इनको कभी भी अगर रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट को लिख करके रेजिग्नेशन दे करके कभी भी अपनी पोस्ट से जा सकते हैं। हाँ, इनको इम्पीच भी किया जा सकता है। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, इनको हटाया भी जा सकता है। और हटाने का प्रोसेस इनका क्या होता है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर होता है, वही सेम इनको हटाने का भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो अलग कोई प्रोसेस नहीं होता, सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रहता है। आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ समस्याएं और चुनौतियां भी हैं, जैसे कुछ योग्यता के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो देखो नहीं लिखी है कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कुछ नहीं लिखा।
बाकी जो भी चीजें बताई गई हैं वो किसके द्वारा बताई गई है, पार्लियामेंट यहाँ पे निर्धारित करता है सारी चीजों को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कुछ लिखा नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्धारित नहीं किया है। टेन्योर, इनका टेन्योर भी लिखा तो नहीं हुआ है कुछ भी, पर वही है कि 6 और 65 वाला हिसाब रहता है, उससे ज्यादा कम कुछ नहीं रहता। बाकी ये है कि भाई अगर आप इसमें इलेक्शन कमीशन में बन जाते हो तो ऐसा नहीं कि आप कोई और पोस्ट उसके बाद हासिल नहीं कर सकते। आपके 6 साल कंप्लीट होने के बाद आप कोई और पोस्ट पर भी काम कर सकते हो। ये भी अलाउड है कि आप कोई और नई पोस्ट पर भी काम कर सकते हो। और भारत चुनाव के जितना भी आप बजट होता है, खर्चा होता है, वो सब संसद जो है उसके मतदान के ऊपर ही सारा कुछ डिसाइड किया जाता है। और ये भी आप याद रखिएगा, आप जो भी कोई पार्टी होती है, कोई भी पार्टी होगी, तो वो पार्टी जो है यहाँ पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसको आरपीए 1951 के नाम से जाना जाता है, वो आरपीए 1951 के तहत जो है वो सारी चीजों के हिसाब से रजिस्टर करवानी पड़ती है आपको। पॉलिटिकल पार्टी अपनी, आपकी कोई भी राजनीतिक दल है, उसके तहत आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और फिर आपको चुनाव आयोग जो है वो नेशनल, स्टेट, रीजनल, इन सब पार्टी का दर्जा आपको देती है। ठीक है भाई, तो ये कुछ मतलब बेसिक बेसिक फैक्ट्स बता रही हूँ मैं इलेक्शन कमीशन। वैसे कई बार मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र अपने लेक्चर्स में किया हुआ है, मैंने काफी बार समझाने की कोशिश की हुई है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है। ठीक है, बाकी हम लोग धीरे धीरे करते करते यहाँ पर और भी चीजें देखेंगे। काफी सारी चीजें तो आप लोगों ने लिख ही लिया अभी। बाकी इसका काम क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ईवीएम्स के तहत सारा कुछ करवाना। ईवीएम के तहत करवाया जाता है। ईवीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत सारा कुछ स्टेप जो है वो लिए जाते हैं। सारा पूरा का पूरा डिटेलिंग में बताया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत। ठीक है ना, वही वोट करने जाते हैं ना सब लोग, जब आपका हाथ में आपको एक इंक भी लगा के दी जाती है कि यस आप लोगों ने वोट किया है यहाँ पर, तो वो कौन करवाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत। ठीक है भाई, और इसी में आपका क्या आता है, इसी में आपका वीवीपैट भी आता है। वीवीपैट एक नया सिस्टम है, देखो यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में यूपीएससी ने इसकी फुल फॉर्म पूछी थी स्पेशली, व्हाट इज वीवीपैट। फुल फॉर्म है इसकी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसका मतलब होता है कि आपने किस पर्टिकुलर पार्टी को वोट किया है, वो वोट उस पर्टिकुलर पार्टी के पास गया है या नहीं गया है, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया सिस्टम निकाला है जिसका नाम है वीवीपैट। फुल फॉर्म मैंने आपके सामने लिख ली है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था मैं बता देती हूँ। यूपीएससी जो एग्जाम लेती है एक सीडीएस का, सिविल सॉरी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का सीडीएस का एग्जाम लेती है, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था। और क्वेश्चन ये आया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट। एक्चुअली उस समय न्यूज में भी था, क्योंकि जो वीवीपैट है वो उसी समय एकदम से इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो उसी समय जो है करंट अफेयर में चल रहा था, तो यूपीएससी ने सवाल कर लिया। बट ये कि अब तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन बन गया ना, कि क्वेश्चन तो इसके ऊपर बनते ही रहते हैं, कि अब तो ये अब यूसेज में है। सबसे पहले इसको नागालैंड की असेंबली इलेक्शंस में यूज किया गया था, उसके बाद से तो ये अब कॉमनली हर जगह यूज की जाती है। आपने किस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक पर्ची मिलती है वोटर वेरिफिकेशन की फॉर्म में। तो एक ये भी फैक्ट आप लोग याद रखना, ठीक है। अब यही है इलेक्शन कमीशन का जो पूरा एक चार्ज होता है, जो भी इसका पैसा खर्च, क्योंकि देखो इलेक्शन कराते बहुत खर्च होता है, सब लोग जानते हैं कितने सारे चरणों में होता है, पूरे भारत के लिए होता है, हर जगह एमएलए के लिए होता है, तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो जितना भी वहां पर पैसों का खर्च होता है वो सब किसके ऊपर देना चाहिए, भारत की संचित निधि मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत उसको पूरा चार्ज करना चाहिए। ये है इसमें एक पॉइंट कि उनके ऊपर चार्ज होना चाहिए। उसके लिए एक अलग से कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति करना, स्थानांतरण करना, ये सब के लिए अलग से सचिवालय भी यहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए। ये सब कुछ वहां पे होना चाहिए। और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो इलेक्शन कमीशन की, ऐसे सारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है वो किनसे पूछ के करनी चाहिए, एक अलग से सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर एक अलग से सिस्टम तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे एक अलग सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत पूरा एक अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। प्लस इसके लिए प्रॉपरली जो भी रिसोर्सेज इनको चाहिए होते हैं, उन रिसोर्सेज की अलग से एक लिस्ट होनी चाहिए, एक अलग से उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए, लिखी हुई सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है भाई, कभी भी आप ऐसा झूठा शपथ पत्र दाखिल करो, इन केस अगर कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसके लिए अलग से जो है उसकी सजा जो है वो 6 महीने से बढ़ के 2 वर्ष तक होनी चाहिए। साथ ही साथ दंड भी होना चाहिए, जुर्माना भी लगना चाहिए कोई। तो ये भी इसमें है कि भाई अगर कभी भी ऐसा होता है तो एक ये एक्स्ट्रा होना चाहिए। बाकी साथ ही साथ जो चुनाव आयुक्त में यहाँ पर जो भी रिश्वत
का अगर प्रोसेस रहता है, किसी का भी कोई भी अगर रिश्वत लेने का कार्यक्रम किसी का भी चलता है, तो रिश्वत लेने के लिए भी यहाँ पर अलग से उनका क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर किसी ने ऐसा काम गलत किया है, तो मानते हो ना आप सब लोग भी ये चीज, भाई इलेक्शन बहुत बड़ी चीज है भारत के लिए, अगर उसमें ऐसी कोई चीजें होती है तो वो गलत है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। रिश्वत जैसी चीजें हो गई, ये चीजें को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए अलग से सजा प्रावधान सारी चीजें होनी जरूरत है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है हम लोगों का पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आप लोग जानते हैं संसद जो है यहाँ पर उनको अलग से प्रिविलेजेस बेनिफिट्स मिलते हैं, जो हमारे एमपीज होते हैं उनको अलग से बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। और ये अजीब है कि जो एक संसद पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब मांगने के कारण संसद के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप जो है एमपीज के ऊपर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि एमपीज के ऊपर ये चीज हो जा रही है। तो भाई क्या होते हैं संसद के विशेष अधिकार? एक स्पेशल अधिकार और ऐसी उन्मुक्तियां होती हैं जो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और उनके कर्तव्यों का पालन करने में उनको सक्षम बनाने के उद्देश्य से दी गई है। और ये लिखा कहाँ हुआ है? ये हमारे आर्टिकल नंबर 105 में प्रॉपर्ली इसके बारे में लिखा हुआ है। और वही अगर मैं एमएलए की बात करूं तो उसके लिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 194 में सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या होता है इसके अंदर, इनको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? देखो सबसे पहला तो ये बेनिफिट होता है कि संसद में अगर कोई भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उन्हें सदनों में होने वाले मामलों पर जो भी मुकदमाबाजी होते हैं उस पर संरक्षण करना, ठीक है, ये सब प्रोवाइड करता है। प्लस भाषण, मुद्रण और प्रकाशन के माध्यम से किसी भी परिवाद में उनको संरक्षण मिलता है। अनुचित प्रभाव, दबाव, जबरदस्ती में उनको काम करने देना, अगर ये सब चीजें उनके साथ होती है तो उनको फायदा मिलता है इन चीजों का, उनके ऊपर पार्लियामेंट में उनको ये एक संसद की संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इंश्योर करने में इसमें मदद मिलती है, राइट। अभी भाई ये है कि भाई इनके लिए कोई स्पेशल लॉज नहीं चल रहे हैं, बस हाँ अभी अगर अभी की मैं बात करूँ तो यह विशेष अधिकार उनको कुछ स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कि संवैधानिक प्रावधान, संसद के विभिन्न कानून, दोनों सदनों में नियम, अलग अलग प्रकार से उनको ये जो है ये बेनिफिट्स पहुंचाए गए हैं अलग अलग प्रकार से, जो आप सामने देख भी रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। अगर मैं पार्लियामेंट के हर एक मतलब एमपीज की बात करूं तो क्या होता है कि पहली चीज तो अजनबियों को संसद में कार्यवाही से बाहर रखना, जो भी बात होगी वो आपस में ही लोगों की होगी, उनको कार्यवाही से बाहर रखा जाएगा। साथ ही साथ जितनी भी बैठक होती है उसमें जितनी भी बातें हैं उसमें सबको गुप्त रखना, सारी बातों को। साथ ही साथ जो भी प्रकाशित होती है, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश होती हैं उसमें देखना है यहाँ पर। सीक्रेट सिटिंग्स अगर हो रही हैं तो उसमें यहाँ पर पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है सीक्रेट सिटिंग्स में। संसद ही अपने कार्यवाही को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। और अदालत पर भी संसद की कार्यवाही अगर करी जाती है तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। और अगर एक एक एमपी की बात करूं तो एक एक एमपी को यहाँ पर क्या होता है कि संसद के सत्र के दौरान और संसद के सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं की जा सकती है। उनको हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, साथ ही साथ अगर उन्होंने पार्लियामेंट में कोई भी बात कही है तो उनको क्या होगा, यहाँ पर उनको इस चीज से भी सुरक्षित रखा जाएगा कि पार्लियामेंट में भी अगर उन्होंने किसी प्रकार की कोई बात करी है, कोई भी मतलब उन्होंने अपना कुछ भी अपना मत रखा है, अपना व्यवहार रखा है, तो उसलिए भी उनको यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो उनको सीधा कोर्ट में जेल जो है डाल दिया जाएगा। तो ऐसी चीजों से भी उनको बचाव होता है। प्लस अब जब संसद की कार्यवाही चल रही, जैसे मान लीजिए अभी बजट सेशन चल रहा है या मॉनसून सेशन चल रहा है, तो सेशन अभी चल रहा है उसके दौरान भी उनको क्या होगा, न्यायिक कार्यवाही से उनको संरक्षण दिया जाएगा। जरूरत क्या है इन चीजों की, मतलब अगर हम दे भी रहे तो क्या फायदा है? देखो यार, अगर ऐसी चीजें नहीं होगी तो फिर तो दबाव में वो गलत भाषण दे रहा है या गलत काम भी तो कर सकते हैं ना। ये भी तो हमें जरूरत ही है ना, हमारी इम्पोर्टेंस एक है, नीड है या इम्पोर्टेंस है या फिर जरूरत आप कह लीजिए कि एमपीज को अधिकार होगा स्वतंत्र रहने का, तभी तो वो अपनी बात एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस तो वही बना रहे हैं हम लोगों के लिए। तो अगर वही लोग स्वतंत्र तरीके से बातचीत नहीं कर पाएंगे तो अपने को तो यहाँ पर नुकसान होगा ना, लॉ सही नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी उससे। तो इसमें क्या होता है यहाँ पर इस पूरे में ये हमें फायदा मिलता है कि भाई अगर जो भी एमपी होगा वो अपने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है उसको, अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन अच्छे से कर सकता है, अपने व्यूज को, किसी चीज का डर नहीं है कि भाई क्या होगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा या उनपे कार्रवाई कर दी जाएगी, इसके बिना डर के वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो इनको ये एक फायदा यहाँ पर ग्रांट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है फायदे?
लीगल एक्शन नहीं होगा उनके ऊपर, तो क्या होता है कि वो अपने आप को अपने ओपिनियंस को सही तरीके से रख पाते हैं, अपनी बातों को सही तरीके से रख पाते हैं सबके सामने, ये उनको फायदा मिलता है इसमें। साथ ही साथ उनको सूचना की भी उपलब्धता मिलती है, सारी चीजें उनको सूचना, अगर प्रॉपर टाइम टू टाइम सारी सूचनाएं उनको मिलती रहेंगी, सारी चीजों की उपलब्धता मिलती रहेगी, तो उनको भी फायदा होगा इस चीज से। जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी यहाँ पर। साथ ही साथ उनको जो भी प्रोसीडिंग्स उनकी होती है, उनकी कार्यवाही पर क्या किया जाता है, जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, उन सब पे भी कंट्रोल होता है। तो बेसिकली जरूरी है एक एमपी और एमएलए को एक्स्ट्रा फायदे मिलना। अगर एमपी और एमएलए को एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में वहां पर उनकी जो प्रॉपर इंडिपेंडेंस है, इंटीग्रिटी है, सारी चीजों को इंश्योर करने में मदद मिल सकती है। ठीक है ना, तो ये है आपका सेकंड पॉइंट, इसको भी याद रखिएगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर सीक्रेट सिटिंग की प्रोसीडिंग्स बाहर नहीं जाएंगी, ये भी इसी में ऐड किया गया कि सीक्रेटली कुछ भी हुआ है तो वो आप बाहर नहीं पब्लिश कर सकते। आप रूल्स बनाओगे अपने खुद के लिए, आप किसी भी मतलब गलत कुछ होता है तो आप यहाँ पर उसको मेंबर को अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता है, तो उसके तहत भी उसको पूरा अधिकार है बोलने का। ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस। अभी तालिबान की जो स्त्री दोष के पीछे जो धर्मशास्त्र है, अभी आपने देखा होगा काफी सारी चीजें तालिबान ने करी हैं। उन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने से मना कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान 2021 में सत्ता में वापस आ गया था। तालिबान ने ये वादा किया था कि वो क्या करेंगे, महिला शिक्षा और उदार सम्मानों को हम करेंगे आगे, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा जो है, यहाँ पर ये सब चीजें उनको सोचा था उन्होंने, पर ये जितनी भी बातें आपको बताई जा रही कि भाई स्त्री शिक्षा के लिए काम करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, ये सब चीजें उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, इन सब चीजों में विफल रहा है, उन्होंने कोई भी किसी भी चीज को मान्यता नहीं दी है, इसलिए अब तालिबान अपने पुराने रास्ते पर वापस लौट गया है। और जो उदार शक्ति वाला लिबरलाइजेशन अप्रोच की जो बात की जा रही थी वो इन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं करी है। तो भारत के लिए जो पाकिस्तान है उसके कुछ यही प्रमुख महत्व है। संसाधनों के लिए चीन के साथ साथ भारत की प्रतिस्पर्धा भी वहां पर बढ़ती जा रही है। वहां पे बिल्कुल नया नया लोकतंत्र आया, नवजात है बिल्कुल, पता नहीं लोकतंत्र है या नहीं है ये। तो वो वहां की सलाह देने की भारत की जो क्षमता है वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब हम बता रहे हैं कि भाई आपने इस तरीके से अपना लोकतंत्र को अचीव कर सकते हो। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो, उस पे भी यही कोशिश की गई है। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में तापी का क्या मतलब है, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, जिसमें आप सेंट्रल एशिया से जो मध्य एशिया है वहां पे कनेक्ट कर सकते हो और अफगानिस्तान में वापस से सारी सिक्योरिटी को लेके आया जा सकता है। अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से है, और पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया बॉर्डर करता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी अच्छे खासे कुछ कॉपर आयरन के रिसोर्सेज है, लेकिन वो अनएक्सप्लोर्ड है। अभी तक वहां पे जो खनिज है ना उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है, अनछुए एक तरीके से आप कह लो वो सारे खनिज है। तो इसका जो है तालिबान के अधिग्रहण का भारत के हितों पर भी प्रभाव पड़ता है। चाबार बंदरगाह के माध्यम से अगर चाबार जो ईरान वाला है वो हमें मिल जाता है तो उससे क्या होगा कि हम लोग सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के बीच जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। साथ ही साथ तालिबान की सरकार जो है उनके भी काफी क्लोज रिलेशंस है पाकिस्तान की आर्मी के साथ। और इंडिया की अगर हम सिविल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है तालिबान के साथ। और चाइना पाकिस्तान तालिबान के अगर रिश्ते और बढ़ते हैं तो वो इंडिया के हित में नहीं होंगे। प्लस अगर वहां पर जो अफीम की खेती है बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है, अफीम की खेती वहां पर और इंक्रीज होती है, तो अफीम की खेती इंक्रीज होने की वजह से इंडिया की जो सुरक्षा है, भारत की सुरक्षा पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रूस, चीन, भारत, ईरान का अमेरिका विरोधी की दूरी के रूप में विलय, जिसके कारण रूस और ईरान के साथ भारत के संबंधों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सब याद रखिएगा। इसके अंदर इंडिया जो है वो काफी क्लोज है यूएस से के, तो हो सकता है कल को यूएस से और तालिबान का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाए, तो काफी सारे ऐसे इम्पैक्ट्स भी पड़ सकते हैं। बाकी इंडिया जो है अभी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि हम लोग वहां पर काफी सारे जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ना और जो लॉन्ग टर्म कार्यक्रम चल सकते हैं उनमें हम निवेश ज्यादा करें। तो वर्तमान में जितनी भी हिंसा और अफगान अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की महामारी का प्रभाव पड़ा है, तो हमने उसको थोड़ा सा और जो है विस्तार करने की कोशिश करी है। भारत को जो ईरान और रूस के साथ अपने संबंध है उनको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और ये दूत जो है ये सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक बैठक में भारतीय विचार व्यक्त किए जाएं, भारत भी अपने विचारों को व्यक्त करे और उस विचारों को यहाँ पर समझने की भी कोशिश की जाए। ऐसा नहीं कि भारत ने अपने विचार व्यक्त कर दिए और खत्म बात, उस चीजों को यहाँ पर समझने की भी कोशिश जो है वो सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, मतलब तालिबानी सरकार की बात हो रही है यहाँ पर। तो अभी तो हम लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे अपनी, वरना कैसे होगा। देखो जैसे चाबार प्रोजेक्ट है यहाँ पर, आप देखो चाबार पोर्ट के बारे में,
ये है चाबार पोर्ट यहाँ पर ईरान में। हमारा ये है ना कि मुंबई से चाबार होगा, चाबार से होते हुए अफगानिस्तान से होते वहां भी जा सकते हैं, और पूरा हम ईरान से होते हुए सेंट्रल एशिया का जो पूरा रीजन है, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तान वाली कंट्रीज है ना, वहां पे यूरेनियम के काफी अच्छे एक्सप्लोजर्स मिलते हैं। तो वहां पर भी हम लोगों को फायदा होगा कि हम लोग कुछ ना कुछ वहां पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो कर सकते हैं उससे चीजों को, अगर हम ऐसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो वही है इसके अंदर भाई। ठीक है, नेक्स्ट है पेंगोलिन्स। पेंगोलिन्स एक तरीके से भारत में जो है 1000 से अधिक पेंगोलिन का अवैध शिकार और उसकी तस्करी की गई है। 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पेंगोलिन और उनसे बनी हुई वस्तुएं बरामद की गई हैं। कुल 74 बरामदगी में 154 पेंगोलिन के रूप में उड़ीसा से सबसे ज्यादा ये वाली घटनाएं देखी गई है। तो याद रखना, एक पेंगोलिन्स जो होते हैं, भारत में पेंगोलिन्स मिलते हैं, और भारत में जो पैंगोलिन मिलते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पर इंडियन पैंगोलिन। उसका नाम ही यही है क्योंकि वो इंडिया में स्पेसिफिकली मिलते हैं, उसकी स्पीशीज, तो उनको हम कहते हैं इंडियन पैंगोलिन। तो ये इंडियन पैंगोलिन जो है, ये एक छोटा सा क्रिएचर होता है, एनिमल होता है, बहुत छोटी सी उसकी एक पूंछ होती है, और बॉडी को बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश करता है, कलर भी चेंज करने की कोशिश करता है। तो यही है। ठीक है, मतलब इंडिया में दो तरीके के मिलते हैं, एक तो इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन। थोड़ा सा साउथ एशिया में मिलता है, प्रॉपर इंडिया में नहीं मिलते हैं अच्छे खासे। और पिक्चर जरूर देखना इसकी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं करी, आप लोग जरूर इसकी पिक्चर देखिएगा। तो इस तरीके से मिलता है, श्रीलंका में ही मिलता है काफी ज्यादा, हर जगह नहीं मिलता। और इसका जो मीट होता है और इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। गुजरात की गिर फॉरेस्ट में भी मिलता है ये। इसके ऊपर ना स्केल स्केल से लगे होते हैं, मैमल्स टाइप है, बहुत स्लो स्लो चलता है। और थोड़ा सा इसके जो कलर है ना वो पिंकिश ब्राउन टाइप में भी देखने को मिलता है। तो इसको याद रखना, श्रीलंका में भी काफी ज्यादा मिलते हैं ये। भारत में भी मिलते हैं नीलगिरी माउंटेन्स में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साउथ ऑफ हिमालय में भी मिलेगा, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ मिलता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में यहाँ पर मिलेगा। बॉडी में स्केल्स होते हैं, अतिव्यापी शल्क होते हैं जो कवच के रूप में काम करते हैं। इनका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है। और चींटी और दीमकों को खाने वाले कीट भक्षी भी होते हैं ये। और रात्रिचर होते हैं, तो दिन में गहरे बिलों में विश्राम करते हैं। और इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है आज के टाइम पे? एंडेंजर्ड। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं इंडियन पेंगोलिन के। इसके ये बस ये 1000 से ज्यादा इनकी तस्करियां की गई हैं 2018 से 22 के बीच में, इसलिए ये न्यूज में आ गई, क्योंकि अभी देखा गया है कि काफी ज्यादा इनकी तस्करियां करते हुए देखा गया है। तो ये इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसकी पिक्चर मैं कहूंगी सब लोगों को बिल्कुल देखना। ये मतलब बिल होते हैं जो बरोज वहां पे जाके रहते हैं, बिलों के अंदर छुप जाते हैं ये जाकर के। और इनको बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया में भी किया जाता है, बाहर भी किया जाता है, क्योंकि इनके जो ऊपर जो स्केल्स होते हैं ना, आप देखोगे स्केल्स बने होते हैं जो, वो पता है किससे बने होते हैं? केराटिन से, जो कि राइनोसिरोज होते हैं ना, वहां पे भी मिलता है। ठीक है, इतने ज्यादा ऐसे इनके स्केल होते हैं ना कि अगर लायन भी इनको मारने की कोशिश करना तो लायन भी इनको नहीं मार सकता है, मतलब लायन की उससे भी नहीं हो पाएगा। तो इसको अपना कंप्लीट कर लेना। पेंगोलिन देखो एग्जाम में बन सकता है, पेंगोलिन से क्वेश्चन। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा। अभी रिसेंटली ही जो सागर परिक्रमा प्रोग्राम है वो गुजरात से महाराष्ट्र तक स्टार्ट कर दिया गया है। मत्स्य पालन विभाग जो है उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। सागर परिक्रमा जो है अभी हमारे 75th जो हमारा मतलब महोत्सव चल रहा है, हमारा आजादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत स्टार्ट किया गया है। सो सागर परिक्रमा, जैसा कि शब्द अपने आप में कहता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है? सागर। सागर का यहाँ पर क्या मतलब है? ये जुड़ा हुआ है आपके पूरा एक मत्स्य पालन, या फिर आप कह लीजिए फिशरीज के लिए, क्योंकि सागर वर्ड आ रहा है ना। तो फिशरीज की जितनी भी स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो परिक्रमा यहाँ पर जो भी होगी, ये पहल जो है देश भर के मत्स्य अधिकारी, मछुआरे, मछली कृषक, हितधारक, पेशेवर अधिकारी, इन सब में सब लोग शामिल होंगे। कहाँ पे किया गया याद रखिएगा। थीम क्या है इसकी? क्रांति से शांति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम हमसे पूछा जा सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र में सागर परिक्रमा का प्रोग्राम, थीम हमसे जरूर पूछी जा सकती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये थीम क्वेश्चन पे आता है, ताकि हम लोग जो ओशन में हमारी जितना भी इकोनॉमी है, हमारा ओशन का कैसा भी चल रहा है, हमें उस महासागर को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी है। जो कि हमारा 70% हिस्सा हमारा महासागर ही है, जहां से हमें भोजन, ऊर्जा, जल, ये सब कुछ मिलता है। और भारत के अंदर कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, आप लोग जानते हैं। 6516 7
6516.6 किलोमीटर्स की हमारी है, ठीक है, जिसमें 9 स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हमारा काफी बड़ा हम लोग प्रोडक्शन भी करते हैं, काफी लाख टन में मरीन प्रोडक्शन की जाती है। सो ये मत्स्य पालन के रिस्पेक्ट में है भाई, भारत जो है पूरा हमारा जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन देता है। सो ये सब आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इसके अंदर सवाल। नेक्स्ट आर्टिकल है हम लोगों का भारत के अंदर एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट। डेटा अभी जो भी आए हैं हमारे, उसमें हमें ये देखने को मिला है कि जनवरी के महीने की अगर हम बात करें, कि जनवरी का महीना खत्म हो चुका है, तो उसकी पूरे एक आंकड़े आए हैं कि भारत का निर्यात और आयात में क्रमशः, अगर निर्यात की बात करें तो काफी गिरावट आई है, और आयात में भी गिरावट देखने को मिली है। भारत की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक हम लोगों ने क्या बनानी है, दृष्टिकोण हमारा निर्यात के लिए रहेगा, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अगर हम एकीकरण करें, तो भारत को निवेश में आकर्षित करना, रोजगार बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना, ये सब चीजें हमें देखनी है। जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज हैं, ये भी क्या करती है, अपना आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं। तो इसी तरह यहाँ पर निर्यात आधारित रणनीति से चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ वियतनाम जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ पहुंचता है। तो ये जरूरत है कि आप एक्सपोर्ट करो चीजों को। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, आपका जीडीपी, आपका भारत में जॉब मिलना, बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं। मैं अगर भारत की पूरे एक्सपोर्ट की बात करूं, तो पूरे हमारे जीडीपी का सिर्फ 12% है वो। और यह भी स्वीकार करने योग्य कि केवल $2000 प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था घरेलू मांग के आधार पर विस्तार नहीं कर पाएगी। तो हमें यहाँ पर जो निर्यात की जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड से लेकर के भारत को निर्यात बाजार हिस्सेदारी तक पहुंचाने की जरूरत है। हमें यहाँ पर निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सारी चीजों को अपनाने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम लोगों को जो हमारी एमएसएमई का सेक्टर है, उसमें भी यहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट होती है, जो हम पूरा यहाँ पर लॉजिस्टिक्स बनाते हैं, उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। प्लस हमारे यहाँ पर जो व्यापार है, उसमें भी यहाँ पर जो भी दस्तावेज है, उसको भी हमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको भी हमें कम करने की जरूरत है। हमें जो पूरा यहाँ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन को भी यहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सब चीजें इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमें एक्सपोर्ट को ज्यादा करना है, और हमारी कस्टम ड्यूटी जो लगती है, वो भी हमें कम करने की जरूरत है, क्योंकि हाई होगी तो भाई वही वही है कि मार्केट में दिक्कत तो आती आती है। तो कंपटीशन को भी ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इम्प्रूव करने की जरूरत है। यही सरकार की पहल भी है। और कौन देखती है सारी चीजों को, ये हमारी देखती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सारी मीटिंग्स रखती है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी पूरी मीटिंग रखती है, ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसको हम कहते हैं सहकारी संघवाद, उसको भी प्रमोशन दिया जा सके। साथ ही साथ निर्यात को भी प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से उत्पादकों में जितनी भी तकनीकी चीजें होती है, उपलब्धता करनी, एमएसएमई का देखना, सारी चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और ये सब इम्प्रूव करने की नीड जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर सक्सेस के लिए काम करना जरूरी है। बनते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है न्यूरल नेटवर्क। देखो, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, सीधा पूछ सकते हैं। लेकिन यूपीएससी की अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रही हैं, तो न्यूरल नेटवर्क काफी यूज में है अभी। तो एक न्यूरल नेटवर्क क्या चीज होती है, इसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। एक तरीके से मशीन की एक लैंग्वेज होती है, एल्गोरिदम होता है, जिसमें मानव मस्तिष्क की संरक्षा और कार्य के बाद तैयार किया गया। आपस में बहुत सारी नोड्स जुड़ी हुई होती है, न्यूरॉन्स कहते हैं, जैसे हमारे बॉडी में भी न्यूरॉन्स होते हैं। तो वहां पर जो है सारी मिलकर के बनाई जाती है। डिजिटल डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना, उसका कौशल रखने की क्षमता रखते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क उसको कहते हैं, जो बहुत सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करके एक साथ बनाई जाती है। बहुत सारी नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत सारी चीजें होंगी जिनको जोड़ जोड़ के एक साथ बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है भाई, सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं इसके अंदर। ये देखो आप, इसमें सारी चीजों को जोड़ करके, इनपुट, हिडन, आउटपुट, सारी लेयर्स को जोड़ के कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, इसीलिए मैंने इस पूरे को ऐड करा है, क्योंकि ये न्यूज में ज्यादा रहती नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि यूपीएससी तो भाई किसी भी प्रकार का हमसे सवाल पूछने का अधिकार रखती है। तो भाई ये आईजीसी है, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल कहा जाता है इसको, जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज को देखने का पूरा एक काम करती है, ठीक है। अनाज के लिए बनाई गई है, इसको पूरे इंडिया में फूड के लिए, अनाज के लिए, इसको देखने के लिए, जिसके हेडक्वार्टर्स लंदन के अंदर है, लिख लीजिए, इसके हेडक्वार्टर्स लंदन है, जहाँ पे 4 ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश
और रशियन। कब बनी थी? 1949 में इसको बनाया गया था, जिसका काम है पूरे के पूरे सारी चीजों को देखना। किस चीज को? 1949 में इसको पहले बनाई गई थी इंटरनेशनल वीट काउंसिल, उसके बाद इसका नाम चेंज करके 1995 में क्या कर दी गई? इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद के रूप में इसको बना दिया गया। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसमें 30 मेंबर है बिल्कुल, लेकिन इंक्लूडिंग इंडिया है। इंडिया इसमें एक्सक्लूडिंग नहीं है, इंडिया भी है इसके अंदर, ठीक है। और ग्रेन्स में राइस भी आते हैं, मैं आपको बता दूं, ग्रेन्स में राइस भी आते हैं, ठीक है। ग्रेन्स के अंदर राइस को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर एक्सपोर्टिंग मेंबर कंट्रीज में इंडिया काउंट किया जाता है। 30 है इसके अंदर, जैसे यूएसए भी है इसके अंदर, यूक्रेन, टर्की, सर्बिया, रशिया, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, ईरान, इराक, जापान, तुनिसिया, पाकिस्तान भी है, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, क्यूबा, इजिप्ट। ये सारी कंट्रीज हैं, मैंने नाम आपको बताया ताकि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए। ये नहीं कह रही कि नामों पे क्वेश्चन आने वाले हैं, बट थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया, दिमाग में रखिएगा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इसको जरूर लिख लेना। ये जो मैंने अभी बताया, आप लोगों ने अपनी नोटबुक अलग से बनाई होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक की स्टोरी आपके दिमाग में पूरी क्लियर होनी चाहिए, छपी हुई होनी चाहिए। जो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है भाई। इससे पूरी की पूरी टॉपिक से यहाँ पर आपका सीधा सीधा सवाल बन सकता है। तो इनको जितना जितना मैंने आपको बताया है, सारा कुछ लिख लो, नोट कर लो, सीधा क्वेश्चंस आते हैं। और ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी चीजें जो मैंने बताई, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।